नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। आज हम जिस चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं वो क्लास 10th का ज्योग्राफी का पहला चैप्टर है, संसाधन एवं विकास। आज हम इसके बारे में अध्ययन करेंगे कि आखिर संसाधन कहते हैं, क्यों हमारे लिए संसाधन इम्पोर्टेंट है और यह हमारे ज्योग्राफी में ही क्यों रखा गया है। क्योंकि हमारे पृथ्वी पर हम ज्योग्राफी में मुख्य रूप से उन सब चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं जो हमारे पृथ्वी पर इर्द गिर्द होता है। पृथ्वी के अपर में, पृथ्वी के इनसाइड क्या है, तो इन सारी चीज़ों को समझने का, पृथ्वी पर जो चीज़ें हैं वो हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है। तो मुख्य रूप से संसाधन उन्हीं चीज़ों को कहा गया कि जो हमारे लिए काम में आ जाए वो संसाधन है। अब हमारे लिए काम में आने वाली चीज़ें, जो भी चीज़ें आप देख रहे हो, मैं जैसे कि आपके लिए एक वीडियो बना रहा हूँ, तो इस वीडियो बनाने में ढेर सारा चीज़ हमारा यूज़ हो रहा है। जैसे कि मान लीजिए ये पेन है, ये हमारे पास टेब है, ये कीबोर्ड है, ये लैपटॉप है, सामने कैमरा है, हमारा लाइट है। तो ये सारी चीज़ें हमारे लिए क्या होगा? संसाधन होगा। अब संसाधन का अलग-अलग वर्गीकरण भी हो सकता है। अब वर्गीकरण का तरीका अलग-अलग होता है कि संसाधन में आप वर्गीकरण किस तरीके से करते हो भैया? कि लिविंग का वर्गीकरण है कि नॉन लिविंग में वर्गीकरण किए हैं, तो संसाधन में उसमें भी टाइप्स हैं अलग अलग। तो इन सारे चीजों के बारे में आज अच्छे से धीरे धीरे हम चीजों को समझने का कोशिश करेंगे कि आखिर संसाधन किसे कहते हैं। तो चलते हैं अपने एनसीईआरटी पे। हमारा एनसीईआरटी क्या होता है उसके बाद हम इसे अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं में, हमें आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जाती है और जिसको बनाने के लिए टेक्नोलॉजी उपलब्ध है, यानी वे सारी चीजें जो हमारे काम को आसान करे, हमारे काम को पूरा करने में सहयोग करे और टेक्नोलॉजी की मदद से करे, तो वह हमारे लिए क्या हो जाएगा? संसाधन हो जाएगा। जैसे कि मान लिया कि पहले भी हम लोग खेती किया करते थे, तो पहले की खेती और अब की खेती में क्या फर्क है? तो पहले की खेती में यह क्या था कि हर बैल से हमारा खेती हो जाता था, हर बैल से। लेकिन अब के खेती में क्या है कि अब की खेती में हम ढेर सारा मशीनरी चीज यूज करते हैं, ढेर ट्रैक्टर यूज करते हैं, ढेर हार्वेस्टर यूज करते हैं कटाई के लिए, बुआई के लिए कुछ अलग मशीन यूज करते हैं। तो अब इसमें क्या हो गया ना, टेक्नोलॉजी की वजह से हमारा समय, टाइम इंटरवल क्या हो गया? कम हो गया। टाइम इंटरवल कम होने की वजह से हमारी आवश्यकताएं तो बढ़ी, तो वो हमारे लिए ही संसाधन हो गया। यानी मानवीय आवश्यकताओं को पूरी करने वाली वे सारी सामग्री जो इनके कार्य को पूरा करने में सहयोग करे, संसाधन कहलाती है। अब जैसे मान लिया जाए ये सजीव भी हो सकता है, निर्जीव भी हो सकता है। अब जैसे कोई एक एक व्यक्ति खुद एक संसाधन है, वो कैसे संसाधन है? जैसे मान लिया जाए यह वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है आज, और इस वीडियो को रिकॉर्ड होने के बाद ये एडिट में जाएगा, फिर अपलोड में जाएगा। तो जो हमारा सहयोग है, जो हमारा सहयोगी है, तो उनने क्या करना है कि इन चीजों को एडिट करना है, एडिट करके अपलोड करना है। अब एडिट करने वाला हमारे क्या कर रहा है? काम को आसान कर रहा है, तो वो हमारे लिए वो क्या हो जाएगा? संसाधन हो जाएगा। चलिए एनसीईआरटी क्या कहता है इस बारे में, हम चीजों को देखते हैं। जो आर्थिक रूप से संभाव्य और सांस्कृतिक रूप से मान्य, यानी आर्थिक रूप से आपके लिए क्या हो? संभाव्य, यानी क्या आर्थिक रूप से आप इसको क्या करो, अच्छे से आप इस चीजों को आसानी तरीके से पा सकते हो। अब हमारे लिए जैसे सोने की बात है, अब हमारे पास पैसा है ही नहीं, तो सोना हमारे लिए संसाधन बन ही नहीं सकता, क्योंकि हमारे पास उसको खरीदने के लिए, परचेज करने के लिए उतने अमाउंट में पैसा नहीं है, तो हमारे लिए वो संसाधन नहीं होगा। हमारे काम को पूरी करेगा क्या? नहीं कर सकता। और सांस्कृतिक रूप से मान्य संसाधन है, हमारे पर्यावरण में उपलब्ध उपलब्ध वस्तुएं जो भी हैं वो संसाधन है। अब जैसे कि मानव को देख लीजिए भैया, मानव और इसमें आखिर बात क्या है कि क्यों ये संसाधन के रूप में प्रयुक्त किया जा रहा है? तो ये है भैया, मानव में जो प्रकृति के द्वारा दिया गया वो संसाधन, भौतिक है, प्राकृतिक है। अब इसमें हम टेक्नोलॉजी लगाए, जो भी टेक्नोलॉजी लगाने में प्रयुक्त हुआ वो संसाधन, और इसी टेक्नोलॉजी और प्रकृति को यदि रिलेट कर दें तो हमारे एक संस्थाओं का निर्माण होगा। तो यही चीजें तो क्या है? हमारी संसाधन है। अब आगे देख लेते हैं क्या कहता है कि रूपांतरण प्रक्रिया प्रकृति प्रौद्योगिकी संस्थान और संस्थाओं के पारस्परिक क्रियात्मक संबंध में निहित है, यानी ये सारी चीज एक दूसरे से कोरिलेट करती है। मानव टेक्नोलॉजी द्वारा प्रकृति के साथ क्रिया करते हैं और अपने आर्थिक विकास की गति को तेज करने के लिए संस्थाओं का निर्माण करते हैं। यानी मानव यदि अपनी आर्थिक विकास की गति को बढ़ाना चाहता है, यानी डेवलपमेंट चाहता है, तो आपको कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी लगाना पड़ेगा। जैसे मान लिया जाए कि हमने पहले कृषि करा था, तो कृषि करा था तो हमको कृषि करने में समय ज्यादा लगता था, और अब के कृषि में समय का कम लगता है, रोपाई में कम समय लगता है, कटाई में कम समय लगता है। पहले कटाई में ढेर सारा लोग भिड़ा हुआ है काटने के लिए, अब क्या आता है, हार्वेस्टर आया और यूं निपट के चला गया। तो हमने क्या करा? टेक्नोलॉजी को अपनाया। टेक्नोलॉजी के अपनाने के वजह से हमारे क्या हो गया? काम क्या हो गया? आसान हो गया। तो यानी काम करने का विकास, काम करने का गति तेज हो गया। अब गति तेज होगा तो हमारा टाइम बचेगा, अब टाइम बचेगा तो हमारा ऑब्वियस है कि विकास होगा ही। आप भी अन्य बहुत से लोगों की तरह संसाधन का प्राकृतिक उपहार समझते हैं, यानी अगर लोगों की समझ से माने तो कि संसाधन जो है वो प्रकृति के द्वारा दिया हुआ उपहार है।
ऐसा नहीं है, संसाधन मानवीय क्रियाओं का परिणाम है। मानव स्वयं संसाधन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। वे पर्यावरण में पाए जाने वाले पदार्थों को संसाधन में परिवर्तन करते हैं तथा उन्हें प्रयोग में लाते हैं। यानी पर्यावरण में पाए जाने वाले जो भी महत्वपूर्ण पार्ट है उसके काम का है, वही उसको उपयोग में लाएगा। और जिस चीजों को उपयोग में ला लिया वही तो उसके लिए संसाधन है। पर्यावरण में पाए जाने वाले पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित कर देता, उन्हें प्रयोग करते हैं। इन संसाधनों का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया जाता है। यानी जो हमारे काम का चीज है वो हमारे लिए संसाधन है। अब संसाधन का वर्गीकरण क्या है कि संसाधन को किस आधार पर बांटा गया। यदि उत्पत्ति के आधार पे कि भैया कौन से कौन कहां से उत्पन्न हुआ, तो उत्पत्ति के आधार पे बात करें तो हमारा संसाधन दो तरीके का होगा। एक संसाधन हो जाएगा हमारे पास, एक संसाधन जैव संसाधन और दूसरा संसाधन हो जाएगा अजैव संसाधन। अब जैव और अजैव संसाधन में मुख्य रूप से क्या भैया फर्क क्या है। तो जैव संसाधन वो है जिसमें सारा लिविंग लिविंग बॉडी आएगा। यानी लिविंग करने का मतलब है सीधे सीधी कि वे सारी चीजें जिसमें जीवित जीवों का लक्षण मिलता हो, जैसे श्वसन हो, ढेर सारा चीज हम लोग 6, 7, 8, 9 स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हैं। श्वसन हो, प्रचलन हो, प्रजनन हो, ये सारी चीजें मेटाबॉलिक क्रिया हो रही हो, ये सारी चीजें जिसमें हो रही है वो लिविंग का नेचर शो करेगा। और जिसमें ये सारी क्रियाएं नहीं होगी वो नॉन लिविंग यानी वो अजैव। यानी उत्पत्ति के आधार पर बात करें तो जिसको प्रकृति ने बनाया वो जैव है, जैविक संसाधन। और जिसको प्रकृति ने नहीं बनाया यानी हमने बनाया, जैसे लकड़ी, लकड़ी को हमने बनाया क्या, नहीं बनाया, तो लकड़ी हो जाएगा हमारे लिए प्राकृतिक संसाधन। लेकिन उसी लकड़ी को हमने रूप डालकर अच्छे से छील कर बना के हमने ढेर सारा अपने घर में सामान बनाया, बेड बनाया, चौकी बनाया, ढेर सारा चीज बनाया, तो ये सारी चीजें हो जाएंगी हमारे लिए अजैव संसाधन। यानी आप देख लें समाप्तता के आधार पे, यानी कि कौन समाप्त हो जाएगा कौन बना रहेगा हमारे साथ, तो वो चीजें दो पार्ट्स में बांटा गया, एक नवीकरणीय संसाधन, दूसरा और नवीकरणीय यानी वो ऐसा संसाधन जिसका हम नवीनीकरण कर सकें, फिर से उसको उपयोग में ला सकते हैं, फिर से उन चीजों को बना सकते हैं, वो नवीकरणीय संसाधन। और जिसको वापस से नहीं बना सकते वो नवीकरण, जैसे पेट्रोलियम, यानी गाड़ी चला के आए, बाइक चला के आए, बाइक में पेट्रोल डलाए, पेट्रोल फूक के वापस से पेट्रोल बन नहीं सकता, इतना आसान नहीं है पेट्रोल बनना, लाखों वर्ष लग जाता है पेट्रोल बनने में। इसलिए इन सारी चीजों को और नवीकरणीय संसाधन में रखा गया। अब तीसरा है स्वामित्व के आधार पर, यानी व्यक्तिगत मालिकाना हक के आधार पर बात करें तो हमारे पास मालिकाना हक के आधार पर 3-4 कैटेगराइज इसको करा गया। एक व्यक्तिगत यानी वैसा संसाधन जिसमें किसी खास व्यक्ति का अधिकार, जैसे हमारा ये फोन है तो हमारा ये फोन जो है वो हमारा है, इस पर किसी और का हक नहीं है। बात अलग है कि हैकर्स पर अपना हक जमाते हैं, यानी कि इसमें सॉफ्टवेयर का कुछ अंदर का कोई ऐसा कुछ है जिसमें ये क्या करता है कि हमारी चीज़ों को हैक कर लेता है, तो वो चीज़ें सही नहीं है, बिल्कुल सही नहीं है। तो यानी इस पर जो भी अधिकार है वो हमारा अधिकार है। अब दूसरा हो जाता है सामुदायिक, यानी ऐसा ऐसा संपत्ति जिस पर पूरे समुदाय का अधिकार हो। जैसे मान लीजिए कोई मंदिर है तो उसमें पूरे समुदाय पूरे गाँव वहाँ का पूजा करने जाता है, तो वहाँ पर क्या हो जाता है ना कि पूरे समुदाय का हक होता है उस पर। जैसे कि मान लिया जाए हमारे यहाँ सामुदायिक भवन होता है, तो यहाँ पर क्या होता है कि जो भी चीज़ें फंक्शन होती है, जो भी मीटिंग्स होता है वो हमारे कहाँ पर होता है, सामुदायिक भवन में होता है। बात अलग है कि आजकल बिहार में हमारे यहाँ सामुदायिक भवन में लोग ताश पत्ती खेला करते हैं। अब कुछ ऐसी संपदाएं हैं जो राष्ट्रीय संपदा है, जैसे कि मान लिया जाए कि हमारे यहाँ का रेलवे वो राष्ट्रीय है, उस पर किसी खास का हक नहीं है। उसको सही तरीके से चलाना रखना किसकी जिम्मेवारी है, सब लोगों की जिम्मेवारी है। ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ ढेर सारी चीज़ें कि कोई पंखा खोल के लेते हैं, कोई बेड से उठा के लेते हैं, कोई नट खोल के लेते हैं, तो ये नहीं, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ये राष्ट्र की संपदा है, इस पर आपका कोई हक नहीं। अब राष्ट्र की संपदा यानी कि हमारा राष्ट्रीय सीमा के अंतर्गत कोई भी खनिज है, कोई भी अयस्क है, कोई भी हमारे यहाँ मेटल है, उन पर राष्ट्र का अधिकार है। तो इन चीज़ों का उपयोग कौन कर सकेगा, हमारा राष्ट्र करेगा। अब हमारे राष्ट्रीय सीमा के बाहर जो भी चीज़ें हैं वो अंतर्राष्ट्रीय हैं, वो हमारा नहीं है। अब जैसे कि मान लिया जाए कि आपने कहीं सुना होगा कि मछुआरे को पकड़ा गया, तो मछुआरा कहाँ पकड़ा जाता है कि वो अपने सीमाने से, यानी समुद्री सीमा, जहाँ तक सीमा है राष्ट्र का, वहाँ के सीमा से यदि आप बाहर जाते हैं तो वो आपके राष्ट्र की सीमा से क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है। यानी वह राष्ट्रीय अंतर्गत रहा नहीं, वह अब अंतर्राष्ट्रीय हो गया और अंतर्राष्ट्रीय में आप पकड़े जाते हो। अब विकास के आधार पर बात करें तो एक संभावी है, एक विकसित भंडार है, दूसरा है, तीसरा है संचित कोष, यानी संभावनाएं हैं, जिसकी संभावना है कि यहाँ ऐसी चीजें मिल सकती हैं तो वो संभावित संसाधन। विकसित है, विकसित भंडार है, यानी ढेर सारा भंडार है, हमको पता है यहाँ पर भंडार, लेकिन टेक्नोलॉजी के अभाव के कारण नहीं हो पा रही है। संचित कोष रखा हुआ है, स्टोरेज है। तो यह सारी चीज़ों को एक एक करके इन सारी चीज़ों को डिटेल से अभी हम पढ़ेंगे। अब देखिए संसाधन को हम वर्गीकरण करते हैं। अब संसाधन का वर्गीकरण देखते हैं तो संसाधन दो रूप मुख्य रूप में बांटा गया, एक प्राकृतिक बांटा गया यानी जिसको प्राकृतिक ने बनाया, दूसरा मानवीय बनाया गया यानी जिसको मानव ने बनाया गया। प्राकृतिक में क्या गया, नवीकरणीय यानी वैसा चीज जिसका वापस से
रिसाइकल कर सके, फिर से उन चीज़ों को बना सके, यानी नवीकरणीय संसाधन। और वैसा संसाधन हो गया जिसको वापस से बना नहीं सके, वो संसाधन क्या कहलाया, वो नवीकरणीय संसाधन। अब नवीकरणीय में जिसका सतत प्रवाह चल रहा है, जैसे पवन चल रहा है, जल चल रहा है, इन सारे को क्या लगातार फ्लो होता रहा है, चीज़ें बदलती जा रही है, फिर बनता जा रहा है, वो कहीं और जा रहा है, फिर घूम के हमारे पास आ रहा है, फिर जल कहीं और जा रहा है, वापस से रिसाइकल होकर हमारे पास आ रहा है। बारिश हुई, बारिश होने के बाद हमारे यहाँ सिंचाई हो गया, सिंचाई होने के बाद धीरे धीरे ये समुद्र में चला गया, व्यापार होकर फिर वापस से बादल बन गया, बादल बन के फिर वापस से जमीन पर बारिश हो गई, यानी इसका सतत प्रवाह चल रहा है, तो ये नवीकरणीय में आ जाता है। दूसरा हो जाता है जैव संसाधन, यानी जिसमें जान हो। अब जान वाले में जैसे कि हमारा जंगल की संपदा है, हमारे प्राकृतिक वनस्पति, वनस्पति वन वाला ही देखा, वन वाला में क्या है, सारा लिविंग है, लकड़ी लिविंग वाले में था, वहाँ चारा उपलब्ध कराए, तो वो सारे बात अलग है कि हमारे यहाँ चारा कोटा लग हो जाता है। अब दूसरा है वन्य जीव, यानी यह क्या है, जैविक है, इसमें क्या है, लिविंग का नेचर शो करता है। अब अनवीकरणीय में अनवीकरणीय वाले में यदि इसका लॉस हो गया, अब इसका साइकिल तो कर लिए, धातु का साइकिल कर लिए, जैसे कि महिलाएं कान में पहनती है 1 2 3 4 माल का पहनती, अब इसको बदल के मनवा नहीं, गोलका है रेक्टेंगल बना लिए, गोल है नाक का बना लिए, कान का है नाक का बना लिए, गोल है चकोर बना लिए, तो ये आप पे डिपेंड करता है, इसको हम रूप बदल सकते हैं। यदि ये लॉस्ट हो गया, यदि ये घिस पीट के खत्म हो गया, जंग लग के खत्म हो गया, रस्टिंग हो गया, इसमें रस्टिंग होने के बाद वापस इसको प्राप्त कर सकते हैं नहीं, यानी इसका चक्र तो लगा सकते हैं, यानी लॉस्ट होने के बाद वापस इसको प्राप्त नहीं कर सकते, यानी यह अनवीकरणीय संसाधन है। दूसरा है ओ चक्रीय, यानी जीवाश्म ईंधन, यानी अभी हम आपके पेट्रोल के बारे में बात करते हैं, यानी हमने बाइक चलाया, घूम फिर के आए, बाइक में पेट्रोल डलाया और यह खत्म हो गया हमारा, तो यह खत्म होने की वजह से अब हमको क्या पेट्रोल वापस से मिलेगा नहीं, यदि मिलना होगा तो इसको मिलने में लाखों लाख वर्ष लगे, हमारा हजारों पीढ़ी पार कर जाएगा, इसका हमको कोई वेटेज मिलेगा नहीं। इसलिए ये सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, वो नवीकरणीय संसाधन में, इसीलिए कहता है संसाधन का विवेकपूर्ण उपयोग करना चाहिए। अब संसाधनों का विकास होगा कैसे, अब संसाधन का हम लोग धड़ल्ले उपयोग किए जा रहे हैं, धड़ल्ले उपयोग करेंगे कि भैया कि कोई जिसके पास टेक्नोलॉजी है, जिसके पास संसाधन है, उस चीज़ों को उपयोग कर करके अमीर बनने के होड़ में लगा हुआ। आजकल क्या है ना कि अमीर बनने के होड़ में लगा हुआ। अब अमीर बनने के होड़ में लगने की होने की वजह से क्या हो जाएगा कि हमारे यहाँ संसाधन का अंधाधुंध उपयोग होगा, वन की कटाई अंधाधुंध हो रहा है, कोई कई तरीके से, कोई किसी और तरीके से वन को काट उठ के क्या कर रहा है, उसका से मुनाफा कमा रहा है। तो भैया उसने किस कारण बस करा, अपने लालच के कारण बस करा। अब अपने लालच के कारण की वजह से कानून को तो दांव पे लगा दिया, देखा जाएगा जो होगा। अब इसके वजह से उसको क्या हो गया, मनी जनरेट हो गई। अब मनी जनरेट हो तो लगातार अमीरी की तरफ अग्रसर हो रहा है, क्योंकि उनके पास उसने क्या करा, विवेक से अपने संसाधन को, लालच बच से, विवेक तो लगाया है लेकिन लालच होने की वजह से उस संसाधन का गलत उपयोग करके वो अमीरी की तरफ चलता जा रहा है। और जो गरीबी है, जिसके पास संसाधन नहीं है, जिसके पास वैसी चीज़ें नहीं है, जो ऐसी चीज़ों में फालतू इन्वेस्ट नहीं कर रहा, फालतू टाइम नहीं लगा रहा, फालतू चीज़ों को दिमाग में नहीं लोड कर रहा, उसके लिए संसाधन है ही नहीं, तो वह गरीबी होता चला जाता है। अब देखिए, संसाधन समाज के कुछ ही लोगों के हाथ में आ गया, जिससे समाज 2 हिस्से में संसाधन संपन्न और संसाधन विहीन, यानी संसाधनहीन, अर्थात अमीर और गरीब में बढ़ गया। यानी अब जिसके पास संसाधन है वो अमीर हो गया है, जिसके पास संसाधन नहीं है वो गरीब के तख्ते में आए, गरीब के कैटेगरी में आ जा रहा है। संसाधन के अंधाधुंध शोषण एवं वैश्विक पारिस्थितिकी संकट पैदा हो गया, जिससे भूमंडलीय था। अब भैया देखो, अंधाधुंध उपयोग से क्या हो रहा है ना, संसाधन का आप भरपूर यूज कर रहे हो, अब इस वजह से उसको बनाने में ढेर सारा चीज़ें करना पड़ता है। अब इस वजह से हमारा क्या है ना, वो ऊपर वाले ने हमारे सारी चीज़ों को बैलेंस करके दिया, हमारे एटमॉस्फेयर को बैलेंस करके दिया। अब एटमॉस्फेयर को बैलेंस करके तो दिया गया, लेकिन हमने क्या कर दिया, जंगल का सफाया। किस वजह से, हम अपने बिल्डिंग को खड़ा किया, हम अपने इंडस्ट्री को खड़ा किया, संसाधन लगाए, ढेर सारा पैसा कमाने के लिए चीज़ें करें। लेकिन अब इसके आड़ में हमारा जो बैड इम्पैक्ट, यानी साइड इफेक्ट जो बोलते हैं, तो साइड इफेक्ट क्या हो गया हमारे पास कि भूमंडलीय तापन में इंक्रीजमेंट आ गया। इंक्रीजमेंट कैसे आ गया कि ऑक्सीजन का लेवल डाउन हो रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ रहा है, जिससे हमारे यहाँ क्या, ग्लोबल वार्मिंग का खतरा बढ़ता चला जा रहा है। अब ओजोन परत अब हो रहा है, यानी हम पॉल्यूशन करते जा रहे हैं, पॉल्यूशन हम अपनी सुविधाओं पॉल्यूशन कर रहे हैं, हम अपनी सुविधाओं के लिए घर में फ्रिज लगा रहे हैं, कूलर लगा रहे हैं, इसके वजह से सीएफसी निकल रहा है। अब सीएफसी निकलने की वजह से हमारे यहाँ क्या हो रहा है कि सीएफसी की वजह से हमारे यहाँ ओजोन लेयर धीरे 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 छिद्र होता जा रहा है। अब उस ओजोन लेयर से पराबैंगनी किरणें तो अल्ट्रावायलेट रे तो आएंगी। अब अल्ट्रावायलेट रे की आने की वजह से हमारे यहाँ स्किन कैंसर बढ़ेगा, हमारे यहाँ ढेर सारी बीमारियाँ बढ़ेगी, पर्यावरण प्रदूषण बढ़ेगा
और भूमि का अब पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है, भूमि का निम्नीकरण हो रहा है, हम लोग मकान लगा रहे हैं, इंडस्ट्री लगा रहे हैं, भूमि छोटा होता चला जा रहा है, उपज क्या हो जाएगा, कम जाएगा, ऑक्सीजन का बैलेंस क्या गड़बड़ है, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन का गैसों का बैलेंस बिगड़ना शुरू होगा। तो हम किस तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, किसी खास प्रलोभन की वजह से, किसी खास पैसे की वजह से, किसी खास व्यक्ति की वजह से असर किस पर पड़ रहा है, पूरे कौम पर पड़ रहा है, पूरे सजीव पर पड़ रहा है। अब इसी को बचाने के लिए क्या क्या उपाय किया गया हमारे सरकार के द्वारा, यानी कि किसी और के द्वारा, यानी पूरे राष्ट्र में इन चीज़ों को क्या करा उसके बारे में देख लेते हैं। मानव जीवन की गुणवत्ता और विश्व शांति बनाए रखने के लिए संसाधनों और समाज में न्याय संगत बंटवारा आवश्यक हो गया। यानी इस चीज़ों को अब समझा जाने लगा है कि अब इस चीज़ों को भैया न्याय संगत यानी तरीके के साथ इस चीज़ों को करो, बंटवारा अच्छे तरीके से करो, नहीं होगा तो कोई अमीर है अमीर भी बनता चला जाएगा और गरीब है जो गरीब भी बनता जाएगा। कुछ ही व्यक्तियों देशों द्वारा संसाधनों का वर्तमान दोहन जारी रहता है, तो हमारी पृथ्वी का भविष्य खतरे में नहीं, यानी कुछ खास व्यक्तियों के द्वारा या देशों के द्वारा संसाधन का लगातार धड़ल्ले उपयोग हो रहा है। तो अब उस धड़ल्ले उपयोग होने की वजह से क्या हो जाएगा कि भैया वो तो अपना खपत जारी रखा, उसके वजह से उसको इनकम तो जनरेट, आर्थिक स्थिति तो सुधरी, लेकिन उसका असर दूसरे को पड़ेगा, यानी जो अमीर है वो अमीर होता चला जाएगा और जो गरीब है वो गरीब होता चला जाएगा। सतत अस्तित्व सही अर्थ में सतत पोषणीय विकास का ही एक हिस्सा है, यानी जिसका सस्टेनेबल डेवलपमेंट चला रहेगा, लगातार चलता रहेगा, सस्टेन हो जाएगा, यानी एक ग्राफ जो है वो स्थिर हो जाएगी। यही चीज़ें होना है। यदि किसी को खास को आप देखिए तो किसी न किसी खास का ग्राफ गिरेगा, ऊपर वाले का तराजू हमेशा समान है। यदि आप इसको इसके में पलड़ा भारी करोगे तो इसका वाला धीरे 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 ऊपर उठता चला जाएगा। इसको बैलेंस में रखना बहुत जरूरी। अब देख लेते हैं कि सतत पोषणीय विकास क्या है। सतत पोषणीय विकास का अर्थ है कि विकास पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए और वर्तमान विकास की प्रक्रिया भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं की अवहेलना न करे। यानी सतत पोषणीय विकास है कि यह सस्टेनेबल है, यह लगातार चलता रहे, हमारी वजह से हमारी पीढ़ी को दुख दर्द ना झेलना पड़े। यानी हमने संसाधन का भर भर के उपयोग कर लिया, हमने संसाधन का अंधाधुन अपने लोभ वजह से जैसे तैसे कर लिया। अब इस वजह से क्या होगा कि हमने पॉल्यूशन को दे दिया, ग्लोबल वार्मिंग का खतरा बढ़ा दिया, अब हमारा आने वाला पीढ़ी इसको झेलेगा। यानी आप ऐसा करो कि सतत पोषणीय विकास में सहयोग करो, यानी आप ऐसा ना करो कि जिससे आने वाला पीढ़ी पे असर पड़ जाए। तो अब देखिए एक सम्मेलन है रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन जो 1992 में हुआ। रियो डी जेनेरो एक जगह का नाम है जो ब्राज़ील में पाया जाता है, और वहाँ पर 1992 में एक सम्मेलन हुआ, एक मीटिंग हुई जिसमें 100 से अधिक लोगों ने भाग लिया। और इस मीटिंग का क्या था कि विश्व स्तर पर उभरते पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक आर्थिक विकास की समस्याओं का हल ढूंढने के लिए यह मीटिंग बैठाया गया। यानी इस मीटिंग में इस चीज़ों को रखा गया कि आखिर आर्थिक विकास समस्याओं का हल कैसे ढूंढा जाए, ये सारी जो समस्याएं हो रही है इसको कैसे खत्म किया जाए। तो इस सम्मेलन में एकत्रित नेताओं ने भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन और जैविक विविधता एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया। रियो सम्मेलन में भूमंडलीय वन सिद्धांत यानी फॉरेस्ट प्रिंसिपल पर सहमति जताई और 21वीं शताब्दी में सतत पोषणीय विकास के लिए एजेंडा 21 को, यानी बैठक कब हुआ 1992 में, और एजेंडा 21 कब आया 21वीं शताब्दी की स्वीकृति मिली। अब इस स्वीकृति में क्या हुआ, एजेंडा 21 क्या कहता है कि 1992 में ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन यानी यूएनसीईडी के तत्वाधान में राष्ट्रीय अध्यक्षों द्वारा स्वीकृत किया गया। इसका उद्देश्य भूमंडलीय सतत पोषणीय विकास हासिल करना था। यानी भैया ऐसा विकास करो, ऐसा इस मंडल का लगातार सस्टेनेबल करो कि हमारे इस दोहन की वजह से, हमारे इस खपत की वजह से हमारी पीढ़ी वाले को कोई असर न पड़े। इस मीटिंग का मुख्य उद्देश्य यही था, जिसका उद्देश्य है कि पारस्परिक आवश्यकताओं एवं सम्मिलित जिम्मेवारियों के अनुसार विश्व सहयोग के द्वारा पर्यावरण क्षति, गरीबी और रोगों से निपटा जाए। यानी इसमें इन चीज़ों को रखा गया कि आप जो पर्यावरण क्षति हो रहा है उससे निपटिए, गरीबी बढ़ रही है उससे निपटिए, रोग जो बढ़ रहा है यानी हमने पॉल्यूशन करा, अल्ट्रावायलेट रे आना शुरू हो गया, ओजोन परत का क्षय हो रहा है, अल्ट्रावायलेट रे नीचे आ रहा है, अब उससे निपटेंगे कैसे। तो इन सारे चीज़ों के लिए एजेंडा 21 पे, इसी को बोलेंगे एजेंडा 21। एजेंडा 21 का ही उद्देश्य था कि आप ऐसे काम को करो जो हमारे सतत विकास में अवरोध ना आए, यानी हम जिस चीज़ का यूज करें हमारा पीढ़ी उस चीज़ का मार नहीं झेले, उस चीज़ का जो साइड इफेक्ट है वो उसे ना झेलना पड़े। तो इस चीज़ का विवेकपूर्ण, यानी आप एजेंडा 21 अपना राष्ट्र अपना एजेंडा तैयार कीजिए और उसमें इस चीज़ों को रखिए कि पर्यावरण को क्षति ना पहुँचे, गरीबी कम से कम हो, गरीबी को घटाया जाए, रोग को घटाया जाए, कमाया जाए, और इस तरह हम इस चीज़ों को अच्छे से ये कर सकते हैं।
आज का क्लास यहीं, आपको यदि यह सारा लेक्चर समझ में आ गया हो तो एक लाइक ज़रूर कर दें। एक लाइक हमारे लिए बहुत बड़ा योगदान होता है। और तब तक के लिए मिलते हैं अगले क्लास में। हाँ, तब तक एक क्वेश्चन है आपका कि रियो डी जेनेरो में 1992 में जो रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, उसमें कितने देशों ने भाग लिया था? फटाफट कमेंट करके हमें बताएं कितने देशों ने भाग लिया था और यह कब हुआ था। पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था, आप हमें फटाफट बताएं। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। जय हिंद।